नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल लालनारायण एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के सामने पर्यावरणीय जो सम्मेलन होता है विश्व लेवल पर, उसको लेकर आए हैं। इस सम्मेलन को समझने से पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये पर्यावरणीय सम्मेलन होता क्यों है। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी का जैसे पहला वातावरण था, आज उसमें बदलाव हो रहे हैं। बदलाव इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इसकी कल्पना आए दिन मनुष्य नहीं कर सकता है। कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज़्यादा हो रही है तो कहीं ओजोन परत क्षरण की, कहीं जीवों में जो पृथ्वी पर जीव थे उसमें जैव विविधता में कमी हो रही है, तो कहीं कुछ परिणाम देखने नज़र आ रहे हैं। इसी को रोकने के लिए आए दिन विश्व लेवल पे कुछ ना कुछ समझौता होता रहता है। इसी समझौते में कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ तो कहीं नगोया प्रोटोकॉल हुआ, कहीं पेरिस समझौता हुआ तो कहीं कुछ हुआ। एक मानक के तहत उन जीवों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर पर्यावरण में ओजोन परत क्षरण हो रहा है तो उसको नियम बना के उस क्षरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है तो उसको भी नियम बना के कई देश मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। जब समस्या आती रहती हैं तो उस पर एक नियम बनाया जाता है। कुछ देश एक्टिव होते हैं और उसको सहभागिता निभाकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जब सहभागिता निभाते हैं तो इसी को सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह सम्मेलन कहीं पर जहाँ पर होता है उसी स्थान के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला हमारा जो सम्मेलन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल दक्षिणी अमेरिका का एक देश है कोलंबिया। आप लोग मैप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया का एक शहर है कार्टाजेना। इसी कार्टाजेना स्थान पे आनुवांशिक रूप से जो जैव विविधता में कमी आ रही है उसको रोकने के लिए कुछ देश मिलके एक्टिव हुए और वहाँ पर एक समझौता हुआ एक मानक के तहत कि आप लोग अपने विकास के दर को इसी मानक के अनुसार करेंगे। अगर आप इस मानक के अनुसार नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, आपको एक टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अगर यह समझौता नहीं हुआ या नहीं होता है तो आए दिन पृथ्वी पर समस्याएं और पैदा होती चली जा रही हैं। तो हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल को एक बार समझते हैं। यह जो समझौता है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है कोलंबिया का एक शहर है कार्टाजेना। इसी शहर में कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हुआ था। और ये हमारे एक मानक के तहत बताया गया कि आप लोग अपना विकास इतना करेंगे कि मतलब जैव विविधता में कमी ना हो। और इसका जो इस प्रोटोकॉल का जो संबंध था आनुवांशिक जैव सुरक्षा, मतलब कि एक उसकी जो जीवों में परिवर्तन हो रहे हैं उनको सुरक्षित किया जाए। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका संबंध हमेशा पूछता रहता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आप लोग बताइएगा आनुवांशिक जैव सुरक्षा से। और जब यह प्रोटोकॉल लागू हुआ, समझौता हो गया, तो सन 2003 में यह समझौता प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया और इस पर कुछ देश मिलकर काम करना चालू कर दिए। और भारत ने अपनी सहभागिता निभाते हुए 23 जनवरी 2001 को इस पर हस्ताक्षर किया और कहा कि आज के बाद इस नियम के तहत, इस प्रोटोकॉल के तहत हम अपने विकास करेंगे। और आज भारत अपने
क्षेत्र में जो जैव विविधता में जो कमी आ रही थी उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। जहाँ पर जैसा स्थान होता है उसको ऐसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद आता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता को समझने से पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 ईस्वी में लाया गया था। इसका पर्पज था कि जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है उसको रोका जाए। यह समझौता 1997 में हुआ था, लेकिन यह कारगर सिद्ध होते हुए नहीं दिखाई दिया और कुछ ऐसी विषैले गैसें बाद में उत्पन्न होने लगी कि आए दिन पृथ्वी पर समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी। उसी समस्या को रोकने के लिए पेरिस समझौता को लाया गया। पेरिस समझौता कब लाया गया था आप लोग बताएंगे? 2015 में। और जो इसका संबंध था, इसी के जो कुछ बच गए थे उसी को कारगर सिद्ध करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिर से यह समझौता पेरिस समझौता ला दिया गया था। पेरिस समझौता को हम वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन का समझने से पहले हम देखेंगे कि आखिर कैसे। जो पृथ्वी का मानक तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे कि तापमान तो आप कहीं 40 है तो कहीं कुछ है 35 है। आप लोग देखेंगे कि लद्दाख वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले चले जाएंगे तो वहाँ पर माइनस में तापमान रहता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यों में जाएंगे तो 40 से ऊपर तापमान रहता है। उसी तापमान को देखते हुए एक मानक मैक्सिमम तापमान, मिनिमम तापमान रखा गया जिसका तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस। इस 15 डिग्री सेल्सियस में कुछ तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इससे जब बढ़ने लगे हैं तो इसी को रोकने के लिए दोबारा जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था उसको आगे कारगर सिद्ध करने के लिए पेरिस समझौता को लाया गया था। आप इस वाले मैंने एक वीडियो में आपको बनाया हूँ, आप लोग यहाँ पर जाके कार्टाजेना प्रोटोकॉल को देख सकते हैं। और इसका संबंध जो है पेरिस समझौता का ग्लोबल वार्मिंग से है। यह समझौता है 2015 को लागू किया गया था। और पेरिस समझौता पे भारत ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किया था कि आज के बाद हम इस नियम के तहत अपना विकास करेंगे। और यह कसम खाई, यह प्रतिबंध बनाया कि हम 2030 तक लगभग 40% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न बनता होगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है क्या? नवीकरणीय वह ऊर्जा है जो एक नए तरीके से माध्यम से हम ऊर्जा को उत्पन्न करें जो पर्यावरण में पॉल्यूशन ना हो, जिसमें से हमारा आता है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा आप तटी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है, जो जल का स्तर होता है आज जमीन की तरफ चढ़ता है और फिर बाद में नीचे जाने लगता है, उसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं। जब जल के ऊपर चढ़ता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब जाने लगता है, इसी को एक नियम के तहत उससे ऊर्जा अगर पैदा की जाए तो यह संभावना बहुत अच्छा हो सकता है। उससे पॉल्यूशन की मात्रा कम होगी और विकास अच्छा होगा। उसके बाद है बायोडीजल और पवन ऊर्जा आप लोगों के सामने देख ही रहे हैं कि बड़ी बड़ी पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के नीचे जो भूताप है उससे एक प्रकार की ऊर्जा बनाया जाए, उसी को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। जिसे सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्रकाश आते हैं उसको ऑब्जर्व करके उसको क्या नाम है लाइट में परिवर्तन किया जाए, बिजली में परिवर्तन किया जाए, इससे सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। अभी हमारे वैज्ञानिक सभी लोग कुछ जो आकाशीय बिजली है इस पे शोध कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उसको ऑब्जर्व करके उससे बिजली उत्पन्न किया जाए। कुछ तो एक यंत्र है जिसका नाम है आदित्य यंत्र, उसको बनाया गया है, उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें।
अगर ये कारगर सिद्ध होता है तो भविष्य में इसके काफ़ी संभावना ऊर्जा की हम सबको मिल जाती है। उसके बाद आता है किंगाली समझौता। आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिएगा, और जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आता है किंगाली समझौता। किंगाली समझौता को समझने से पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 ईस्वी में लाया गया था, जब हमारे समताप मंडल में ओजोन गैस है, वह ओजोन गैस को इतना ज़्यादा सांद्रता है कि एक परत का निर्माण कर दे रही है, परत का निर्माण की है। अगर वह ओजोन गैस अगर पृथ्वी पे लेयर पे आ जाती है तो शायद जीवन की संभावना नहीं है, लेकिन प्रकृति द्वारा हमें दिया हुआ एक वरदान है, और यह हमारे समताप मंडल में एक परत के रूप में काम करती है। जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो यह कुछ पराबैंगनी ए और बी और सी 3 प्रकार की होती हैं। ये तो हमारे पृथ्वी पे चली आती है, जिससे हमें विटामिन डी और क्या नाम है, अनेक प्रकार की फायदा जो करती हैं, और बी और सी को अवशोषित कर लेती हैं। अगर वो बी और सी पृथ्वी पे आने लगी तो शायद जीवन की संभावना घटने लगेगी। जब यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था तो कुछ कमियां रह गई थी जो कारगर सिद्ध नहीं हो पाई थी। उसी को सिद्ध करने के लिए जो कमियां थीं उसको, और जो अवांछनीय और गैसें आ गई थी, उसी को रोकने के लिए फिर से किंगाली समझौता हुआ। आप किंगाली समझौता को समझने से पहले किंगाली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रवांडा का देश है। रवांडा एक देश है, वहाँ एक शहर है किंगाली। उसी किंगाली में यह समझौता हुआ। प्रोटोकॉल एक नियम है, समझौता, और इसका संबंध जो ओजोन परत क्षरण के रोकने के लिए लाया गया था, वही ओजोन जो हमने इसके पहले वीडियो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया था। और आप लोग देखेंगे ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार HCFC गैस को भी 2040 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर 2040 तक HCFC गैस को रोक दिया जाए तो शायद ओजोन परत में क्षरण में कुछ कमी हो जाए, और इस पे सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद अब देखते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र जो आपका 5वां महाद्वीप है, जिसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक लोग अभी शोध कर रहे हैं कि वहाँ जो 5वां महाद्वीप है, जिसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, वहाँ एक प्रकार की पक्षी पाई जाती है जिसे पेंगुइन पक्षी कहते हैं। वह पेंगुइन पंछी इतने ज़्यादा मात्रा में है कि उनके द्वारा जो मल छोड़ा जाता है, सैटेलाइट से देखने के बाद एक बहुत मोटी परत का निर्माण की है ये। उससे एक विशेष प्रकार की गैसें जो निकलती हैं, और उससे ओजोन परत की क्षरण सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका महाद्वीप पे देखा गया, उस महाद्वीप पे देखा गया है। और यहाँ पर भारत के द्वारा कुछ शोध यंत्र लगाए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन है और कितने हैं। और यह सब होने के बाद अब एक प्रश्न बनता है कि ओजोन परत क्षरण में सबसे ज़्यादा गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन है। आप लोग देखेंगे ओजोन परत की क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस का उत्सर्जन करने वाला देश यूएसए है। यह सबसे ज़्यादा ओजोन परत की क्षरण करने वाला जो गैस है उसको उत्सर्जित कर रहा है। तो आज हमारा लगभग 6 से 7 प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ। आप लोग विशेष रूप से इस प्रोटोकॉल का संबंध जरूर रखिएगा कि किंगाली समझौता किससे है, तो क्या नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध किससे है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इसका लक्ष्य क्या है, और टाइम पीरियड जरूर रखिएगा याद। तो आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगली हमारी वीडियो रामसर समझौता पे आएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।